हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम कंपनी ऑडिट वाला पोर्शन ऑडिट में स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पीएसयू एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑडिट समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में, और अगर मैं बात करूं खासकर यूपी पीसीएल के पीएसयू एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर समझिए आपके 5 to 7 मार्क्स का वेटेज रखेगा कंपनी ऑडिट, और यहाँ से 5 से 7 नंबर आपके डेफिनेटली कवर होंगे। और दूसरा भी कोई एग्जाम है तो वहाँ पे भी आपके कंपनी ऑडिट के पोर्शन से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर रहते हैं, अगर आपके सिलेबस में ऑडिटिंग मेंशन है तो। ठीक है। तो कंपनी ऑडिट, जिसका सेक्शन 139 से शुरू होता है और सेक्शन 148 तक चलता है, इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्शन लिस्ट दी हुई है। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की है, 140 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर की है, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की है, 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की है, 143 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की है, 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, 148 कॉस्ट ऑडिट। और मैंने कुछ दूसरे सेक्शन भी जो इंपॉर्टेंट हैं कंपनीज एक्ट के, जैसे सेक्शन 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, 132 है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, 133 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, 134 है बोर्ड रिपोर्ट, 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 138 इंटरनल ऑडिट, जो मैंने इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, और 177 है ऑडिट कमेटी। तो ये सेक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, खासकर 139 से लेके 148 तक। तो आज हम जो सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 141, जिसमें ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। और फिर 141 करने के बाद हम 139, 140, फिर हम सीक्वेंस में क्वेश्चंस को, सेक्शंस को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 141 से शुरू करेंगे। तो क्लास शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएल के लिए इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्विज में इनरोल करा सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे। समझ लीजिए कि अगर आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो कंटेंट में आपको ऑडिट में अभी 10 टेस्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं, इनकम टैक्स में 8 टेस्ट अपलोड हैं, और अकाउंटेंसी में आपको इस तरीके के क्विजेस यहाँ तक, रेक्टिफिकेशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच, डिपार्टमेंटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और कुछ जिनमें कमिंग सून लिखा है वो कुछ दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अभी ये 50% ऑफ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे अब सेक्शन 141। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 141, सबसे पहले तो यही एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा कि धारा 141 किसकी है। तो भैया धारा 141 कहती है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और कब वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटर कौन बनेगा, क्या पढ़ाई की होनी चाहिए उसने, क्या होना चाहिए उसके पास और क्या नहीं होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के बारे में सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी अगर वो इंडिविजुअल है, ओनली इफ is he is a CA holding practice as per section 2 subsection 7 2 subsection 17 of Companies Act 2013। मतलब इंडिविजुअल तभी ऑडिटर बन सकता है कंपनी का, जब, यहां पर समझ लेना इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही, यहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है। तो कब बन सकता है वो इंडिविजुअल, जब वो सीए हो, और साथ ही साथ सीए होने के साथ साथ उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखो सीए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सीए इन सर्विस, वो जॉब करते हैं, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। ऑडिटर कौन बन सकता है? सीए इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीओपी कहा जाता है। ठीक है,
और दूसरा ऑडिट फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स हु आर सीए एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऑडिट फर्म जैसे पार्टनरशिप फर्म है सीएस की, वो तभी क्या होगी, अपॉइंट की जाएगी एज एन ऑडिटर जब वहां पर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, जैसे मान लो कि 5 पार्टनर हैं तो कम से कम 3 पार्टनर क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए, और साथ ही साथ वो इंडिया में प्रैक्टिस भी करते हैं। ओनली द पार्टनर्स हु आर सीएस आर ऑथोराइज्ड टू साइन द ऑडिट, एक्ट एज ऑडिटर एंड साइन। मतलब ऑडिट रिपोर्ट में साइन कौन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में साइन वही पार्टनर करेंगे जो कि सीए हैं, जो कि सीए हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दो चीजें हमने देखी, पहला इंडिविजुअल कब ऑडिटर बन सकता है, पहला वो सीए होना चाहिए, दूसरा उसके पास सीए होने के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का। दूसरा, ऑडिट फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को बनाया जा सकता है, कब बनाया जा सकता है, जब उनके मेजोरिटी सीए क्या हो, मेजोरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने चाहिए इंडिया में। और साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, वही लोग करेंगे जो सीए हैं। ठीक है, ओनली सीए पार्टनर कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हिंदी में भी मैंने दिया है। अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। अब आते हैं सब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। ठीक है, कौन कौन से लोग होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, और अगर अपॉइंटमेंट के बाद भी कुछ ऐसा हो गया तो दे शैल वैकेट द ऑफिस आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब पहली बात तो अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा एज ऑडिटर। पहला, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट में आता है। इसको क्या है, इसको आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं अगर इसके मेजोरिटी पार्टनर सीए हैं और भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरा कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये कंपनी है और इस कंपनी में सीए काम करते हैं, तो इस कंपनी को कभी भी ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का अगर ऑफिसर है कोई या कंपनी का कोई एम्प्लॉय है तो उसे भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय है। जैसे समझना एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, यहां पर डायरेक्टर है, समझ लो मिस्टर मुन्ना। ठीक है ना, और इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसपे मुन्ना और मुन्नी दोनों क्या है, पार्टनर है। तो क्या मुन्नी को ऑडिटर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये इनके एम्प्लॉय के क्या है, पार्टनर है। ठीक है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, एक पर्सन जो उसका रिलेटिव या उसका साझेदार अगर किसी कंपनी में, किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी सहायक कंपनी में, या उसकी होल्डिंग कंपनी में, या उसकी एसोसिएट कंपनी में, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी में। ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है, अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है तो उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अगर कोई रिलेटिव है, अगर कोई रिलेटिव है, ध्यान देना, अगर कोई रिलेटिव है, रिलेटिव कौन है अभी हम पढ़ेंगे, रिश्तेदार कौन है, कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। अगर कोई रिलेटिव है तो वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। कितने की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझना, कोई रिलेटिव है, अगर वो 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड करता है तो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है उस व्यक्ति को। समझना, मान लो ये ए है,
ठीक है ना। और इसके पापा जो हैं, पापा रिलेटिव में आते हैं, तो इसके ए के पापा हैं एक्स। अब एक्स के पास अगर 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी है, किसकी, मान लो है XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये एक दूसरी कंपनी है जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं, चलो XYZ नहीं, WYZ कर लो, WYZ ये कंपनी है। इसके सिक्योरिटीज किसके पास है, एक्स के पास है, ठीक है। किसके पास है, एक्स के पास है। कितने की, 1 लाख रुपए फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखना। मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए तक की है इसके पास। तो क्या ए को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ जी हाँ किया जा सकता है, ठीक है। रिलेटिव के पास कितनी होनी चाहिए सिक्योरिटी, मैक्सिमम 1 लाख तक की हो सकती है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या है सर, जैसे जब शेयर, मान लो शेयर इशू किए जाते हैं तो उनकी फेस वैल्यू बताई जाती है, फेस वैल्यू 10 रुपए। अब मार्केट में वो 100 रुपए में बिक रहे हैं, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई, लेकिन कंपनी को जो पैसा मिलता है वो मिलता है फेस वैल्यू पे, ठीक है ना। तो हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए। लेकिन क्या, एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, मान लो सीए के पास, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आराम से बिल्कुल आप देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, मजेदार है चीजें, ठीक है, समझना। मान लो ये है मिस्टर राज, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इन प्रैक्टिस है, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस है। एबीसी लिमिटेड इनको क्या करना चाहती है, अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, ठीक है। लेकिन मिस्टर राज के पास 50,000 रुपए के शेयर है, 50,000 रुपए फेस वैल्यू के शेयर हैं। क्या एबीसी लिमिटेड में मिस्टर राज को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, जल्दी से बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। देखो क्या है, राज सीए इन प्रैक्टिस है, ये एलिजिबल है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट के लिए। एबीसी लिमिटेड में इन्होंने 50,000 के शेयर रखे हुए हैं, 50,000 की सिक्योरिटी इनके नाम पर है, क्या इन्हें ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, नहीं, नहीं किया जा सकता। अगर इनके रिलेटिव के पास होता 1 लाख तक का तो अपॉइंट किया जा सकता था, लेकिन इनके पास नहीं होना चाहिए और ना ही इनके पार्टनर के पास होना चाहिए। सिर्फ रिलेटिव रख सकता है 1 लाख के फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज, ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ कि राज का अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद उनके रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी वहां पर खरीद ली, तो क्या होगा, तो ऑडिटर को क्या दिया जाएगा, 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि यू शुड टेक करेक्टिव एक्शन। 60 दिन के अंदर या तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिलेटिव की जो सिक्योरिटी है उनको कम करा देगा, और अगर 60 दिन में नहीं कम करा पाता तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इफ रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 1 लाख आफ्टर द अपॉइंटमेंट द ऑडिटर शुड टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज। 60 दिन का टाइम दे रहे हैं कि तुम सुधार करवा लो। आपके पापा ने अगर ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं तो पापा को बोल दो कि बेच दें, ठीक है। तो ये हो गया। तो ध्यान रखना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद, इफ ही इज indebted to the company or its subsidiary or its holding or its associate or subsidiary of such holding company in excess of ₹5 लाख। देखो अगर ऑडिटर ने 5 लाख रुपए से ज्यादा, ऑडिटर ने या फिर उसके पार्टनर ने या फिर उसके रिश्तेदार ने किसी कंपनी से, उसकी सब्सिडरी कंपनी से, उसकी होल्डिंग कंपनी से, उसकी एसोसिएट कंपनी से, या फिर उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी से, मतलब होल्डिंग कंपनी यानी मालिक, सब्सिडरी यानी सहायक, ठीक है ना, एसोसिएट यानी छोटा बच्चा, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग यानी सहेली की सहेली, ठीक है ना। अगर सहेली की सहेली से इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, 5 लाख से ज्यादा का, 5 लाख तक है, ओके ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। 5 लाख से ज्यादा का है, आई एम सॉरी, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला फिर कहता है, या तो उसने या उसके पार्टनर ने या उसके रिलेटिव ने हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस टू एनी थर्ड पर्सन और टू द कंपनी
और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग इट और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग फॉर एक्सेस ऑफ ₹1,00,000। देखो, उसने, उसके रिश्तेदार ने या फिर उसके पार्टनर ने अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा की गारंटी दे दी है थर्ड पार्टी के लिए। देखो, मान लो कि कोई लोन ले रहा था, ठीक है ना, एक्स वाई जेड लिमिटेड से। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड से लोन ले रहा था कोई बंदा, उस बंदे के लिए गारंटी दे दी किसने? सीए ने दे दी, उसके रिलेटिव ने दे दी या उसके पार्टनर ने दे दी। तो वो गारंटी 1,00,000 रुपए तक है तो ठीक है। 1,00,000 रुपए से ज्यादा की गारंटी अगर होगी तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? देखो, ये सारी लिमिट इसलिए बनाई गई है कि अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने गारंटी दी है, अगर आप उसके शेयर होल्ड करते हैं, तो फिर इससे कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंस पर फर्क पड़ेगा। और ऑडिटर तो परफेक्टली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाम नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो अनबायस्ड रिपोर्ट दे पाएगा। अगर ऑडिटर ही परतंत्र है, गुलाम है, तो फिर वो बायस्ड रिपोर्ट देगा, वही रिपोर्ट देगा जो कंपनी का मैनेजमेंट कहेगा। ठीक है, अगला चलते हैं सब। A person or firm who, whether directly or indirectly, has business relation with a company or its subsidiary or its holding। देखो, कह रहे हैं कि ऑडिटर का कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब बिजनेस रिलेशनशिप होगा तो जैसे मान लो कि ऑडिटर ने इस फर्म से बहुत ज्यादा माल उधार खरीदा हुआ है। मान लो एक कंपनी है, उससे माल बहुत ज्यादा उधार खरीदा हुआ है ऑडिटर ने, तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, ऑडिटर उतना स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, तो ये कहते हैं कि ऑडिटर का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं। कैसे? देखो, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको सीए एक्ट में परमिट किया गया है, जैसे ऑडिट की सर्विस दे रहा है वो चल जाएगा। और दूसरा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, देखो, आर्म लेंथ प्राइस पर हुए हैं। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब समझो, मान लो कि एक हॉस्पिटल है, कंपनी का एक हॉस्पिटल है, उसमें क्या किया इसने? ऑडिटर ने अपना इलाज कराया, तो ये चल जाएगा। एक एयरलाइंस कंपनी है, उसी में ऑडिटर जाता है एयरलाइंस कंपनी में और उसका प्राइस भी पे करता है, ये चल जाएगा। ठीक है ना। किसी कंपनी का आईटीसी है, जैसे उसका होटल है, वहां पर ऑडिटर रुका, ये चल जाएगा। ठीक है ना। जियो से उसने रिचार्ज करा लिया, ये सब चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिए जा रहे हैं एज अ कस्टमर। लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब, जैसे समझ लो, ऑडिटर है, इसका एक दुकान है और वो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है और इस दुकान पे लाके फिर उसको कस्टमर को बेचता है, तो ये हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए? अगर आप दूसरे पर आश्रित हैं तो फिर आप स्वतंत्र कैसे हुए? और अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप अनबायस्ड रिपोर्ट नहीं देंगे, आप बायस्ड रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपनीज में ऐसे लोगों को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना है। फिर, अ पर्सन whose relative is a director or in the employment of company as a director of or key managerial person। देखो, एक पर्सन जिसका रिलेटिव, रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर है, वो नहीं, रिश्तेदार अगर डायरेक्टर है तो भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते। और दूसरा, या तो एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट में कैसे? की मैनेजेरियल पर्सन, जैसे सीईओ है या सीएफओ है, तो उसको भी, उसका रिलेटिव भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन ऑडिटर। अ पर्सन हु इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कोई अगर दूसरी जगह भी कहीं नौकरी कर रहा है तो वो अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है। या फिर इसका है, अ पर्सन और अ पार्टनर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन is at that date of such appointment holding appointment of as auditor more than 20 कंपनी। देखो, कोई भी ऑडिटर है वो 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन इसमें लिमिटेशंस में, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे अगर ओपीसी है, ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी, एक ही आदमी है कंपनी में, ओपीसी कंपनी को छूट दी गई है। स्मॉल कंपनीज को छूट दी गई है। ठीक है। स्मॉल कंपनीज कौन कंपनी होती हैं? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 20 करोड़ तक है, उनको स्मॉल कंपनीज बोलेंगे। और ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उनको इससे छूट दी गई है। अदरवाइज कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है एक ऑडिटर? 20 कंपनी का। तो अगर उससे उतने 20 है उसके पास,
21वीं कंपनी के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। एक ऐसा बंदा है जिसको किसी कोर्ट ने फ्रॉड के केस में कन्विक्ट किया, सजा सुनाई, और उस सजा को सुनाए हुए 10 साल अभी नहीं बीते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, कोर्ट ने किस केस में, फ्रॉड के केस में, धोखाधड़ी के केस में उसको सजा सुनाई, तो ऐसे धोखेबाज आदमी को, ऐसे दरिंदे आदमी को ऑडिटर नहीं अपॉइंट करेंगे हम। ठीक है, कितने साल तक, 10 साल तक, सजा सुनाने के 10 साल तक वो, उसको हम श्राप देते हैं कि तुम 10 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद एनी पर्सन whose subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on date of appointment in consulting and specialized services provided in section 144। देखो सेक्शन 144 में कई सारी सर्विसेज के लिए मना किया गया है कि ऑडिटर ये सर्विस कंपनी को नहीं देगा। अब मान लो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी को ऑडिटर वही सर्विस दे रहा है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो सब्सिडरी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, तो क्या उसको होल्डिंग कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडरी, भाई उसकी सहेली से उसकी जान पहचान है ना, तो उससे भी तो जान पहचान हो जाएगी, और जान पहचान है तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ है? ठीक है, समझा? तो ये चीजें हैं, हिंदी में भी इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आप आसानी से देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं, सर मैं बार बार कह रहा था कि वो उसका पार्टनर या रिलेटिव, तो रिलेटिव कौन है? तो रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में। रिलेटिव को बताया गया है कि रिलेटिव है कौन। ठीक है, पहला, विद द रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके सभी मेंबर्स आपस में रिलेटिव माने जाएंगे, आपस में रिश्तेदार माने जाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ ये भी क्या है, आपस में क्या होंगे, रिश्तेदार माने जाएंगे। अब सवाल कुछ लोगों का आएगा कि सर प्रेमी और प्रेमिका का क्या करें, सर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये भी रिलेटिव में आते हैं कि नहीं? प्लीज जरूर बताइए। हम तो हस्बैंड और वाइफ से भी ज्यादा हमारा स्ट्रांग रिश्ता है, ठीक है ना, हम एक दूसरे की कस्में खाते हैं, और कई बार तो एक एक आदमी 4 लोगों की कस्में खा रहा होता है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलेटिव माना गया। फादर यानी पप्पा इंक्लूड्स स्टेप फादर, इसमें अगर सौतेले पापा है तो भी वो माने जाएंगे क्या, फादर। मदर वो भी रिलेटिव माने जाएंगे, इंक्लूड्स स्टेप मदर, सौतेली मम्मी है उनको भी रिलेटिव माना जाएगा। सन इंक्लूड्स स्टेप सन, बेटा है और सौतेला बेटा है उसको भी क्या माना जाएगा, ठीक है ना, सन्स वाइफ। ठीक है ना। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर ये हस्बैंड और वाइफ, इसमें सौतेली वाइफ नहीं है। भाई सौतेली वाइफ का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है भाई, अगर सौतेली वाइफ है तो उसको पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है ना, सन्स वाइफ बेटे की पत्नी वो भी आएगी। डॉटर बेटी है वो भी रिलेटिव है। डॉटर्स हस्बैंड बेटी का पति है वो भी रिलेटिव है। ब्रदर इंक्लूड्स स्टेप ब्रदर, भाई है और कोई सौतेला भाई है वो भी रिलेटिव है। और बहन और कोई सौतेली बहन है तो उसको भी रिलेटिव में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर जगह यहाँ लिखा था फादर इंक्लूड स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, सन इंक्लूड स्टेप सन, लेकिन यहाँ डॉटर में सिर्फ डॉटर लिखा है। डॉटर में स्टेप डॉटर को रिलेटिव में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सौतेली बेटी को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, या तो ये एरर हो गई होगी लॉ मेकर से, या फिर उन्होंने जानबूझ के किया होगा, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब ये मत आंदोलन उठा देना कि सर स्टेप डॉटर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया। स्टेप डॉटर को लिखना ये भूल गए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि जब सब इनको किया तो इससे क्या दिक्कत होती। तो ध्यान रखना कि रिलेटिव के डेफिनेशन में सौतेली बेटी नहीं आती है, ध्यान रहे। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया होगा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी इसमें नहीं आते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका को रिलेटिव नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोगों के दिल पे आघात लगा होगा कि सर ये कैसी नाइंसाफी है, हम तो रिलेटिव से बढ़ के हैं, हमारा खून का रिश्ता है तो क्या नहीं, क्या खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, हमारी सांसों का रिश्ता है, ठीक है ना, हमारे एक दूसरे के बिना सांसें नहीं चलती। भाई ये कंपनीज एक्ट वालों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें ये लोग आएंगे। अगर इनके पास कोई, अगर जहां जहां पे रिलेटिव है तो उसका मतलब ये सारी चीजें हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए इन क्वेश्चंस के अलावा आप ऐप पर जाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो आएं जी, शुरू करते हैं। Which of the following section of Companies Act 2013 deals with eligibility, qualification and disqualification of auditor? तो अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा वो कौन सा है? देखो, 139 अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का है, 140 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल का है, 141 है किसका, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का, और 142 क्या है, रेम्यूनरेशन का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 141 सही जवाब। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी? निम्नलिखित में से कौन कंपनी का लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र है? एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी हुज ऑल द डायरेक्टर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी एक कंपनी जिसके सभी निदेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग, इसमें मैंने पूछा भी था ऐप पर, सॉरी पोल जब किया था, कंडक्ट कराया था क्विज, तो उसमें पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने लिख दिया एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए है तो ऑडिटर बन ही जाएगा। नहीं जी, सीए होने के साथ साथ उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास वैध अभ्यास प्रमाण पत्र है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर of company if all the partners of partnership firm are chartered accountant, at least one partner of partnership firm is chartered accountant, if majority of partners of firm is chartered accountant, at least 2/3 of partner of firm are chartered accountants। एक साझेदारी फर्म को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि सभी साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम एक साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अधिकांश साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या 2/3 साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल तब बनेगा जब वो सीए है और उसके पास सीओपी है, और कोई फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तब बनेगी जब उसके मेजोरिटी पार्टनर्स, अधिकांशतः पार्टनर क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें गलत है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, यानी सीमित देयता भागीदारी फर्म को कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट को तो नहीं अपॉइंट कर सकते, तो ये गलत हो गया। अगला, a person who is chartered accountant within the meaning of Chartered Accountants Act 1949 and holding valid certificate of practice, भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसके पास सीओपी भी है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, और नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी इज द, ये गलत है, इसको अपॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला, एन इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। ध्यान से सबका जवाब सही आना चाहिए। एक व्यक्ति लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त के लिए अयोग्य है ओनली इफ ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख। जब उसके पास, केवल तभी जब उसके पास 1 लाख रुपए से अधिक अंकित मूल्य वाली कंपनी की प्रतिभूति हो। दूसरा, ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग ₹1000, केवल तभी जब उसके पास 1,000 रुपए से अधिक अंकित मूल्य वाली कंपनी की प्रतिभूति हो। सी, इफ ही इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यदि उसके पास कंपनी की कोई प्रतिभूति है चाहे वह प्रतिभूति का अंकित मूल्य कुछ भी हो, या डी ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? सोचिए, मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं। देखो भैया, अगर मैंने जो पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि ऑडिटर और उसके पार्टनर के पास अगर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी है तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके पार्टनर के पास अगर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी है तो वो ऑडिटर नहीं बनेगा। 1 लाख रुपए फेस वैल्यू की परमिशन किसे दी गई है? सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव को दी गई है, रिश्तेदारों को दी गई है, संबंधियों को दी गई है। ठीक है, और
संबंधियों में, रिश्तेदारों में गर्लफ्रेंड नहीं आती है, बॉयफ्रेंड नहीं आता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी कंपनी में है और अगर आप सीए हैं और सीओपी है तो आप ऑडिटर बन सकते हैं, या आपकी सहेली किसी कंपनी में है वहां पे आप ऑडिटर बनना चाहें तो बन सकते हैं, बशर्ते आप सीए होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन shall not be appointed as auditor if he has been convicted by court for offense involving fraud and a period of dash dash has not been elapsed since such conviction। एक व्यक्ति को कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसे धोखाधड़ी से जुड़े अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और इस तरह की सजा के बाद से डैश डैश वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई। कितने सालों तक नहीं कर सकते? 10 साल के बाद ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 5-6 क्वेश्चन देखे। कल हम बाकी सेक्शंस पढ़ेंगे और हम ये बेसिकली कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करें। ठीक है, इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जरूर ऐप डाउनलोड करके उस पर क्विज के लिए इनरोल कराएं। थैंक यू सो मच।